तो हम स्वर संधि के 6 भाग पढ़ रहे हैं और 7वां जो हमारा पर रूप रहेगा वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने स्वर संधि के दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि पढ़ लिए हैं या सीख लिए हैं। अब पूर्व रूप संधि का एक भाग और होता है जिसे हम पररूप संधि कहते हैं। पूर्व रूप का जो सूत्र होता है वो होता है एणः पदान्तादति, और इसका अर्थ जो है वो होता है कि प्लस जो हम लगाते हैं संधि विच्छेद में उससे पहले वाले वर्ण एण हो प्लस अंतिम वर्ण हमारा अच या अ हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला वर्ण ए या फिर ओ प्लस अ अगर आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है, बराबर पूर्व रूप। अब यहाँ पर जो एण का मतलब एण एक प्रत्याहार है और उसमें से हम ए और ओ लेते हैं। अ हमें पीछे ह्रस्व मिला है तो इन दोनों को मिलने से पूर्व रूप होगा, अर्थात इन दोनों का पूर्व रूप होगा, अर्थात यहाँ पूर्व में अगर ए आ रहा है तो हमारा संधि ए होगा और अगर ये ओ आया है तो हमारा संधि ओ होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, हरे प्लस औ, ये हमारा ए का उदाहरण है क्योंकि ये मात्रा से हमें लग रहा है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, इसके टुकड़े करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा हर प्लस ए बराबर हरे प्लस अ प्लस व। अब इसको हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा हर हमारा सेम रहेगा प्लस इन दोनों से हमारी संधि बनने वाली है। तो यहाँ यही नियम चल रहा है कि एण पदान्तादति ए प्लस अ बराबर पूर्व रूप होगा। तो पूर्व में हमारा ए है इसलिए यहाँ पर ये ए हो जाएगा प्लस व। अब यहाँ पर हर प्लस ए मतलब ए की मात्रा प्लस व। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा हरे व, परंतु इसमें जो पीछे वाला अ है ये यहाँ पर जाते जाते हमें ऐसा लगता है कि ये है ही नहीं, ये इसके अंदर होगा नहीं। इसको दिखाने के लिए इस संधि को हरे और ये जो अ है इस अ को बराबर अवग्रह चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर इस संधि का अ और व, हरे व, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद से संधि होगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, विष्णु प्लस औ। अब विष्णु में हम देखते हैं कि यहाँ पर विष्णु प्लस ओ मात्रा बाहर निकालते हैं प्लस अ और प्लस व यहाँ पर शेष रहेगा। तो हमारा विष्णु शब्द ऐसा ही रहेगा, हलंत रहेगा क्योंकि हमने ओ की मात्रा इसमें से निकाल ली है। अब हमारा ओ प्लस अ, ए प्लस ए प्लस अ बराबर ए, ओ प्लस अ बराबर ओ रहेगा। तो यहाँ ए की जगह हमें यहाँ पर ओ करना पड़ेगा और प्लस व, यहाँ पर ये अ पूर्व रूप होगा ओ में। अब इसके बाद में विष्णु प्लस ओ अर्थात ओ की मात्रा शेष रहेगी प्लस व। यहाँ पर होगा हमारा विष्णवो, विष्णु व, और इसमें अ की
उपलब्धता को देखते हुए कि अ हमारा यहाँ पर था, इसलिए इसको विष्णु औ लिखा जाएगा। यहाँ पर ये जो अवग्रह चिन्ह है ये हमें यह दर्शाता है कि जब इसकी संधि नहीं हुई थी या संधि विच्छेद जो था वहाँ पर वह भी था। तो इस प्रकार रूप संधि, पर रूप संधि का जो सूत्र होता है वो रहता है एणी पर रूपम पर रूपम, और इसका जो मीनिंग रहता है वो अर्थ ये रहता है कि हमें पहला वर्ण अ प्लस दूसरा वर्ण हमें एण प्रत्याहार से लेना है, तब हमारा जो संधि होगा वह पररूप एण होगा। अर्थात अगर हमारा पूर्व वर्ण अ हो और बाद वाला या पर वाला वर्ण ए या ओ, इन दोनों में से कोई एक हो, तब हमें इन्हीं वर्णों के अनुसार पररूप ए या ओ करना है। इस प्रकार हम इनसे दो उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम पहला उदाहरण लेते हैं, प्र प्लस एष्यति। इसका हम प्र का विग्रह करते हैं। अगर हम प्र का विग्रह करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा प पूरा रहेगा प्लस र आधा और प्लस अ प्लस ए प्लस शयति। प का विग्रह करते हैं और ऐसे यति में ए को हम अलग लेते हैं। हमारे पास जो टुकड़ा प्राप्त होता है मध्य वर्णों से ही हम संधि करते हैं, बाकी वर्णों को हम छोड़ देते हैं। तो अ प्लस ए, तो यहाँ पर होगा पररूप। पररूप में अगर ए आता है तो पररूप ए होगा और ओ आता है तो पररूप ओ होगा। यहाँ पर हम प और र को मिलाते हैं तो ये हमारा प्र जो रहेगा ये आधा रहेगा, अरहित। र इसमें मिला हुआ है लेकिन ये अरहित। यहाँ इन दोनों का अगर हम पररूप करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ए, और यहाँ पर है शयति। यहाँ पर हमारा जो अर्ध प्र है और प्लस ए की मात्रा हमें यहाँ से प्राप्त होती है प्लस शयति। इस प्रकार इन दोनों को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा प्रे और यहाँ पर शयति। तो प्र प्लस एष्यति का संधि करने पर प्रेष्यति हमें प्राप्त होता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, प्र प्लस औषति। इसमें भी हम प्र को विच्छेद करते हैं, तो चूंकि आपने ये विच्छेद देख लिया, अब हम डायरेक्ट ये करते हैं प्र, और प्र में से अ हमारा निकलेगा। इधर हमें मिलेगा ओ और प्लस सती। मध्य संधि वर्णों को देखने पर हमारा पर रूप में ओ है तो ओ का पर रूप ओ होगा, इसलिए यहाँ पर प्र रहेगा और इन दोनों का जो संधि करने पर हमें ओ प्राप्त होगा और प्लस शती। इसके बाद में हम प्र प्लस ओ की मात्रा यहाँ शेष रहती है शती, तो प्र प्लस ओ बराबर प्रो। इन दोनों का मिलने से प्रो और सती हमारा शेष था तो सती, इसलिए यहाँ पर प्रोसती। जैसे कि आपने पूर्व रूप संधि में देखा था, उसमें जो पीछे आ रहा था ए आगे था और अ पीछे था हरऊ, तो यहाँ पर हमें वो अ की विद्यमान था इसको बताने के लिए हमने अवग्रह चिन्ह लगाया था। लेकिन अब आप इससे क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर ये अ किस प्रकार ए बना और ये ए बना और इसके बाद में प्रेष्यति हुआ। इसी प्रकार वो भी हरऊ होता है, लेकिन अ की उपलब्धता विद्यमान है ऐसा बताने के लिए हम अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। कि हमने पूर्व रूप और पर रूप जो स्वर संधि के दो भाग और होते हैं वो सीखा है, और उसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। आपको इसमें देखना है कि कौन से पूर्व रूप संधि के हैं और कौन से पर रूप संधि के हैं, और आप इनको हल करें। हल करने के बाद आप
कमेंट बॉक्स में इनको शेयर कर सकते हैं। कुछ इसी में सीख लेते हैं संस्कृत भाषा की एक गिनती, मतलब संस्कृत में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी होती है, यह हम एक गिनती के माध्यम से सीख लेते हैं। तो हम ये चीज़ें 10 तक सीखेंगे, 1 से 10 कि संस्कृत में कौन सी चीज़ें कितनी कितनी होती हैं। तो हम पहला नंबर लेते हैं, इसमें हमारी वो चीज़ देखते हैं जो सिर्फ एक होती है। इसमें होता है हमारे पास एक दुहु स्पृष्ट वर्ण, और ये कुछ इस प्रकार होता है। ये हमने पहले पढ़ा था एक पिछली वीडियो में, जिसमें लिखा हुआ है पाणिनि के 63 या 64 वर्ण। तो 63 वर्ण तो हमारे पूरे हो चुके थे, स्वर, व्यंजन और अन्य जो वर्ण थे उनकी सहायता से, परंतु वो 63 के बाद एक वर्ण और था जो 64 इसको बनाता है, तो वो होता है दु स्पृष्ट वर्ण। ये भी अब विलुप्त सा है, परंतु ये पहले काम आता था ग्रंथों में। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं जो चीज़ें हमारी 2 होती हैं। तो एक तो होते हैं स्वतंत्र या फिर मात्रा रहित वर्ण या स्वर, क्योंकि हमारे सभी स्वर मात्रा बनाते हैं, लेकिन कुछ स्वर ऐसे भी रहते हैं जो मात्रा रहित रहते हैं। और इस प्रकार के हमारे 2 स्वर रहते हैं, अ और ऋ, जो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं और ये मात्रा रहित होते हैं, क्योंकि ये स्वर जो हैं प्रत्येक व्यंजन में मिलकर के और व्यंजन को पूर्णतः हम सीखते हैं 3 वर्णों वाले। तो इसमें हम सबसे पहले तो लेते हैं त्रय मुनयः, जो हमने माहेश्वर सूत्र में देखे थे, तीनों मुनि। पहले जो हमारे मुनि होते हैं वो पाणिनि, दूसरे नंबर पर हमारे कात्यायन, जिनका दूसरा नाम यहाँ नीचे लिख देते हैं वररुचि भी हैं, और अंत में हमारे पास जो एक और मुनि बसते हैं वो हैं पतंजलि। तीनों के हमारे कुछ ग्रंथ भी हैं, ग्रंथ भी हम लिख सकते हैं। तो 3 ग्रंथ इनके प्रमुख है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी, इसके बाद अष्टाध्यायी हमारे पाणिनि के बाद वररुचि या कात्यायन, इनका वार्तिक, और हमारे पतंजलि का है हमारा महाभाष्य ग्रंथ जो है पतंजलि द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर संस्कृत का ग्रंथ है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर अगर लेते हैं स्वर, ये यहाँ पर ये ग्रंथ हैं, संस्कृत के फेमस ग्रंथ हैं, और ये हमारे त्रिमुनि हैं, त्रय मुनयः या फिर त्रिमुनि। अब हम लेते हैं यहाँ पर स्वर। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, उसके बाद में हमारे होते हैं दीर्घ स्वर, और उसके बाद में प्लुत स्वर। स्वर के बाद अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहले वाले होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या 25 होती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अगला हमारा रहता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा भी बाहर निकलती हैं। व्यंजन के बाद हम अगली जो बात करें तो वो हमारी आती है संधि। ये भी हमारी संस्कृत में 3 होती है। पहली हमारी होती है स्वर, दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती है विसर्ग संधि। संधि में अगली जो संधि होती है
स्वर संधि का एक भाग होता है, उसमें गुण संज्ञक वर्ण की संख्या भी हमें पूछ ली जाती है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। तो गुण संधि में गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं और वो इस प्रकार हैं अ, ए और ओ। इसी का अगला रूप गुण के बाद जो हमारी वृद्धि संधि आती है, वृद्धि, उस वृद्धि संधि में वृद्धि संज्ञक वर्ण अर्थात जो भी वर्ण हमने गुण संधि में लिए हैं उन सबकी वृद्धि होनी चाहिए। तो अ की वृद्धि होकर के आ बनेगा, ए की वृद्धि होकर के आई बनेगा और ओ की वृद्धि होकर के औ वर्ण बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो है धातु के प्रकार आते हैं और धातु के प्रकार में 3 प्रकार की होती है। पहली वाली होती है हमारी परस्मय पदी, दूसरी हमारी होती है आत्मनेपदी, और तीसरी हमारी रहती है उभयपदी। धातुओं में हम जब लिंग पर जाते हैं तो ये हमें 3 प्रकार इसके भी प्राप्त होते हैं। पहला वाला जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा पुल्लिंग, दूसरा हमारा स्त्रीलिंग और तीसरा हमारा नपुंसकलिंग। इसमें आगे अगर हम वचन की अगर बात करें तो वचन भी हमें 3 प्रकार के वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार इसमें 3 अन्य और अगर हम लेते हैं तो वो रहते हैं हमारे पुरुष, और पुरुष इसमें होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार संस्कृत में कुछ चीज़ें जो 3-3 होती हैं वो आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। इसके बाद में हम वाच्य के जो प्रकार रहते हैं वो भी हम 3 प्रकार में रख सकते हैं। तो हमारे पास जो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार हमारा 3 वाला एक क्रमांक पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हमारा चलता है 4 वाला। 4 वाले में ये देखते हैं कि संस्कृत में कौन कौन सी चीज़ें 4 होती हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं संधि या संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। ये ए, ओ, आई और औ। इसके बाद में हम व्यंजन में आते हैं तो हमें व्यंजन में अंतःस्थ व्यंजन प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या भी 4 होती हैं, और ये क्रमशः य, व, र और ल इस प्रकार होते हैं। इसके बाद में हम इसी व्यंजन में आगे आते हैं तो हमें ऊष्म व्यंजन प्राप्त होते हैं, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी हमें 4 व्यंजन प्राप्त होते हैं। स, स और ह। ये 4 व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में वर्णों के 4 प्रकार भी होते हैं, और वो वर्णों के 4 प्रकार हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण, जिसके अंतर्गत हम 4 प्रकार के वर्ण लेते हैं, जिसमें जो पहला वर्ण होता है वो हमारा अम अर्थात अनुस्वार, अह अर्थात विसर्ग, और क और ख जिसके आगे अर्ध स्वर लगे रहते हैं, और अर्ध स्वरों को
युक्त जो वर्ण होते हैं क और ख, या कम खम ये जीवामूली, और फिर प और फ हमारे उपदमानी। इसमें भी हमारे पास आगे विसर्ग लगे रहते हैं और विसर्गों को इस प्रकार रखा जाता है। तो यह हमारे अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के जो वर्ण होते हैं, इन चारों प्रकारों के वर्ण की संख्या 4 होती है। हम सीखने वाले हैं जो चीज़ें हमारी संस्कृत में 5 होती है। तो सबसे पहले 5 नंबर पर हम देखते हैं स्वर। जो हमारे ह्रस्व स्वर रहते हैं वो हमारे 5 प्रकार के 5 वर्ण उसमें होते हैं, प्रकार नहीं। अ, ई, उ, री और री। इस प्रकार संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। इसके बाद में हमारे पास जो प्रत्यय होते हैं वो भी, इनकी संख्या भी हमारी 5 होती है। तो हम देखते हैं कि जो विभक्ति पदों में या शब्दों में लगाए जाने वाले प्रत्यय सुप्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद हमारी जो धातुएं रहती है उनमें जो काम आते हैं या प्रयोग में हम लेते हैं उनको तीढ़ प्रत्यय बोलते हैं। इसके बाद हमारे कृत प्रत्यय आते हैं जो भी धातुओं में लगते हैं। और इसके बाद हमारे त्वदित प्रत्यय आते हैं, और त्वदित प्रत्यय के बाद में सबसे अंत में स्त्री प्रत्यय आते हैं। इस प्रकार प्रत्यय की संख्या भी हमारी 5 होती है। इसके बाद हम देखते हैं अव्यय। संस्कृत में अव्ययों की संख्या भी 5 प्रकार की होती है। हम देखते हैं कौन कौन से। पहले रहते हैं उपसर्ग। अव्यय का एक भाग होता है और इनकी क्वांटिटी 22 होती है। 22 उपसर्ग हमारे संस्कृत में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर पर आते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बाद हमारे अगले नंबर पर आते हैं चादी, और उसके अगले नंबर पर आते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। अगला हम देखते हैं लकार। हमारे जो लकार का मतलब होता है काल या समय, टेंस जिसको हम बोलते हैं, ये समय को बोध कराने वाले जो तीढ़ प्रत्यय में जो धातुएं होती है वो 5 टाइप से लिखी जाती है। तो हम एक परस्मैपदी अगर लेते हैं तो उसके ही रूप देखते हैं तो वो 5 प्रकार से रहते हैं। लट लकार, ये वर्तमान काल को दत्तक है। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं लृट। लृट के बाद में हम ले सकते हैं लोट। लोट लकार के बाद में हमारा लंग। इसके बाद में हमारा विधिलिंग। इस प्रकार 5 हमारे लकार होते हैं। और यहाँ पर ये 3 टेन से काल के रूप में प्रयोग में होते हैं। लट वर्तमान काल, और ये भविष्य काल, भूतकाल, और एक चाहिए के अर्थ में और एक जो है आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में ये 5 चीज़ें होती हैं। अब हम सीखने वाले हैं जो संस्कृत में 6 चीज़ें होती है। 6 चीज़ों में हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि के भेद, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, और उसका एक अलग पार्ट और था 7वां जो हमने पढ़ा था, लेकिन सामान्यतः 6 भेद होते हैं और हमने सभी पढ़ लिए हैं। क्रम से ये होता है, पहले नंबर पर दीर्घ, दीर्घ के बाद हम गुण पढ़ते हैं, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद में यण, इसके बाद में अयादि, और अयादि के बाद में हम पढ़ते हैं पूर्व रूप। इस प्रकार संस्कृत में स्वर संधि के 6 भेद पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं समास।
समास के 6 प्रकार होते हैं। तो हमारा जो पहला समास रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष। तत्पुरुष के बाद हमारा रहता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इसके बाद हमारा द्विगु। द्विगु के बाद बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के बाद में द्वंद्व समास और अंतिम समास कर्मधारय। तो समास के भी 6 प्रकार होते हैं। अगले जो 6 प्रकार होते हैं वो रहते हैं हमारे कारक। कारक 6 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं हम यहाँ देखते हैं। तो पहला हमारा जो कारक रहता है वो रहता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक और तीसरा करण कारक। इसके बाद में चौथा रहेगा हमारा संप्रदान। संप्रदान कारक, अपादान कारक और अंत में अधिकरण कारक। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते हैं। अब हम देखते हैं जो चीज़ें संस्कृत में 7 होती हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी 7 चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं विभक्ति। अभी हमने देखे थे कि कारक हमारे 6 होते हैं परंतु विभक्ति हमारी 7 होती है और यह प्रथमा से स्टार्ट होकर के सप्तमी तक जाती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार संस्कृत में 7 जो है विभक्तियाँ होती हैं। अब हम अगला लेते हैं 8। तो 8 में हमारे पास जो अष्टाध्यायी ग्रंथ हैं उसके अध्यायों की संख्या 8 होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं 8 चीज़ें तो हमारे पास जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या भी व्याकरण में 8 होती हैं। आ का दीर्घ आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री, ये दीर्घ री है। और 4 संध्य स्वर और मिले होते हैं ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार हमारे पास दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है और अष्टाध्यायी के ग्रंथों की संख्या भी 8 होती है। अब हम देखते हैं 9। 9 पर हमारे पास माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं जिनको हम अच प्रत्याहार बोलते हैं। और ये हमारे होते हैं अ, ई, ऊ, री, री, ए, आई या ए, इनका क्रम लिख देते हैं ए, ओ, आई और औ। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे अच स्वर होते हैं। अब आखिरी में हमारे पास ऐसी चीज़ें हमने ली हैं जो हमारे पास 10-10 है। तो यहाँ पर आपको 10 गण दिए गए हैं और 10 गणों में 10 जो है सामने उनके धातुएं दी गई है कि किस गण में कितनी धातुएं होती है। और धातुओं का एक समूह होता है, यानी कि इन सभी धातुओं का अगर हम टोटल करें तो ये आएगा 1970 लगभग 2000 धातुएं ये होती हैं। और 10-10 के गण समूह बना करके समूह बनाए जाते हैं। धातुओं में 10-10 के जो समूह बनाए जाते हैं उसको हम गण कहते हैं। और हमारे पास ये 10 ही गण अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे अधिक धातुएं ऊपर है, उसके बाद घटते क्रम में हमने धातुएं यहाँ पर लिख रखी है और ये टोटल हो रहा है 1970। इसी प्रकार आप भी संस्कृत में कुछ क्रिएटिविटी के साथ में जो चीज़ें 1 से 10 तक हैं जो इसमें छूट गई हैं वो आप निकालने का प्रयास करें, सीखें।